नमस्कार। मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th की गणित 2023-24 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पूर्णांक दिए हैं 12, 15 और 21। तो हम लिखेंगे 12, 15 और 21। 12 का निकालेंगे हम गुणनखंड, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 12 का आपका गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का क्या होगा आपका? 3 पचे 15, 5 एकम 5। 15 का गुणनखंड कितना आ गया आपका? 3 गुणे 5 गुणे 1। अगला नंबर है 21। 3 7 21 और 7 एकम कितना होता है आपका? 7। तो 21 का गुणनखंड कितना होगा आपका? 3 गुणे 7 और सब में गुणे 1 लिख सकते हैं आप। तो पहली बात करेंगे हम एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा? जो तीनों में कॉमन हो। कि तीनों में कॉमन क्या है हमारे पास में? तीनों में कॉमन 2 नहीं है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 आपका यहाँ पे भी कॉमन है। तो तीनों में तो हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, साथ में 1। अब कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना होगा आपका? 3। एलसीएम की बात करें, जो आपका 3 आया वो तो रहेगा ही। इसके अलावा और जो अंक बच रहे हैं, जैसे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, इसके बाद 5 और 7 बच रहा है, तो 5 लिखेंगे गुणे 7। तो देखिए आपके पास में आ रहा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 करेंगे, 7 छंग 42, 420 इसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ कितना होगा आपका? 3 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17, 23 और 29 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो 17 का गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका? किसी से नहीं जाएगी, भाग 17 गुणे 1। 23 का गुणनखंड 23 गुणे 1। 29 का गुणनखंड 29 गुणे 1। ये अभाज्य संख्याएं हैं ही पहले से। तो इनका अगर हम एचसीएफ की बात करें, तीनों में जो कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है? ये देखिए 1 है, ये 1 तीनों में कॉमन है। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा इनका? 17 गुणे 23 गुणे 29। 17 गुणे 23 गुणे 29 जैसे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा? हमारे पास मान आएगा 11,339। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8, 9, 25। इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। 2 से करेंगे, 2 चौका कितना होता है? 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 3 से भाग दें, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 5 से भाग दें अगर 25 को, 5 25, 5 एकम 5। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का क्या हुआ? 3 गुणे 3। 25 का क्या हुआ? 5 गुणे 5। और सब में गुणा है किसका? 1 का। सब में गुणा किसका? 1 का। तो एचसीएफ कितना होगा आपका? जो तीनों में कॉमन हो। ये देखिए तीनों में कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास में? 1।
तो एचसीएफ कितना हुआ 1। बात करें एलसीएम की, एलसीएम क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, यानी सीधे सीधे कहते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे 25, अब गुणा कर लेंगे इनको, तो 8 9 कितना होता है आपका 72, गुणे 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1800। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, अगर दो संख्याएं हमारे पास दी हैं 306 और 657, इनका एचसीएफ दिया है 9, तो 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ संख्याओं का गुणे एलसीएम, ये आपका सूत्र है। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या क्या है आपका 657, एचसीएफ कितना दिया है 9, तो एलसीएम आप यहाँ पे रख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है परीक्षा में। 9 ले जाइए इस तरफ में, 306 गुणे 657 बटे में हो जाएगा आपका 9, और इधर हो जाएगा आपका एलसीएम। 9 से कटेगा 306, 9 त्रिक 27, 28 29 30 हुआ, और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हुआ, कितना आ गया आपका 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। 34 गुणे 657 हम करेंगे, जैसे ही करेंगे तो हमारे पास में आएगा 22,338। 34 गुणे 657 करेंगे तो कितना मान आएगा 22,338। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ये आपका फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आप इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में आता भी है कई बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जांच करें कि किस प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 6 की पावर n दिया है, 6 की पावर n अर्थात क्या लिख सकते हैं इसको, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 2 की पावर n लिख सकते हैं, 3 की पावर n लिख सकते हैं। इन दोनों में जो गुणनखंड अंक होना चाहिए था, अगर 2 और 3 के स्थान पर 5 अगर आता, अगर इनका गुणनखंड में 5 भी आता, 5 की पावर n, यहाँ क्या लिखेंगे 5 की पावर n नहीं है, गुणनखंड में 5 की पावर n नहीं है, 5 की पावर n नहीं है, जिसके कारण प्राकृतिक संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम 2 गुणे 5 करें तो कितना होता है 10 होता है, तो लास्ट का अंक 0 आने के लिए क्या होना चाहिए था 5। 5 की पावर अगर n हो जाता मान यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती थी, और नहीं है जिसके कारण नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 दिया है, वर्णात्मक व्याख्या करना है, 7 × 11 × 13 + 13 दिया हुआ है।
दिया है हमारे पास में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए दोनों जगह पर एक मान ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ये पहला पद है और वो दूसरा है। दोनों जगह पर 13 है, 13 हमारा कॉमन है, तो क्या करेंगे हम लिख सकते हैं 7 गुणे 11 और प्लस 13 यहाँ से निकला, 13 यहाँ से निकला, तो ये चीज़ तो गुणा में आ गई, लेकिन इसके बाद का जो अंक है उसके स्थान पर देखिए, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं जब कॉमन ले लेंगे। तो क्या लिख दिया हमने 1 और ब्रैकेट को बंद कर दिया। क्या हो जाएगा आपका 13, 11 सते 77 और धन 1, तो कितना हो जाएगा आपका 13 गुणे 78। 78 हमारी कैसी संख्या है, 78 कैसी संख्या है आपकी, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या, भाज्य है। तो ये वर्णात्मक व्याख्या क्या कर रही है, 13 गुणे 78 क्या है आपकी भाज्य संख्या है। दूसरी बात करते हैं, क्यों की बात देखिए आपको मालूम चल गई। अगली बात है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब फिर 5 कॉमन ले लीजिए आप, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 है, तो इसके यहाँ पर क्या होगा +1। यहाँ 5 लिखिए। अब यहाँ पे आपको गुणा करना है, 1 का गुणा करेंगे 2 बार, 2 आएगा, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 छक्का 6 चौक 24 हुआ आपका, और 24 छक्का 144 हो जाएगा, और 144 का आप 7 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1008। और 1008 भी आपकी संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्णात्मक व्याख्या की 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 संख्याएं क्यों। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाज्य संख्याएं हो रही हैं, जिसके कारण भाज्य संख्याएं होने के कारण यह भाज्य गुणनखंड नहीं है।